हमारी समस्या का समाधान केवल हमारे पास है। दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। और जिस दिन तुम्हें आपकी खुद की वैल्यू समझ में आ जाएगी, उस दिन के बाद किसी के द्वारा की गई बुराई और किसी के द्वारा की गई प्रशंसा का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, अब आखिर वो समय आ गया है कि आप सीईटी एग्जाम का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि सीईटी सीईटी एक अहम रोल अदा करेगा 2025 में। जितने भी हरियाणा प्रदेश में जो भी रेगुलर कर्मचारी, जो भी जिसका सपना सरकारी नौकरी लगना है, तो उनके लिए सीईटी कितना मैंडेटरी है, कितना अनिवार्य है, आप सभी को भली भांति आपको पता है इस बात। तो आज पहले तो एक छोटी सी बात करेंगे कि आपका जो गाइडलाइन जो जारी हुई है, लगभग तो एज इट इज़ वही प्रक्रिया है। सभी को पता है कि हमें हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ 2 घंटे पहले पहुँचना है। वहाँ हम कोई किसी प्रकार की इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं ले जा सकते। हम कोई सेंटर में किसी प्रकार का कोई वहाँ सामान रखने की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये भी सबको पता है कि 2 दिन में लगातार 4 पालियों में 4 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होना है। तो में भी ये भी एक नोटिस जारी हुआ था कि संभवतः आपके चारों उसके अलग अलग एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ऐसा भी है कि चारों तो एक जैसे एग्ज़ाम नहीं होते, कोई सिंपल होता है, कोई। हालांकि उसमें जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि कोई पेपर आसान हो सकता है, कोई कठिन हो सकता है। तो ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि देखो, कठिन और आसान कोई चीज़ नहीं होती है। कोई चीज हमें आती है वो हमारे लिए आसान है। जो चीज नहीं आती, चाहे वो कितनी भले कितनी सिंपल हो, कितने साधारण क्वेश्चन हो, लेकिन जो चीज हमें आती नहीं है तो वो हमारे लिए कठिन है। तो कठिन और सरल, इसका मापदंड क्या है ये तो खैर मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो चीज हमें नहीं आती वो चीज हमारे लिए बहुत कठिन होती है। और जो चीज आती है, चाहे वो कितनी डिफिकल्ट हो, वो हमारे लिए आसान होती है। लेकिन फिर भी उसमें स्पेशल नोटिस के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा, वो बराबर किया जाएगा। क्योंकि 2 दिन लगातार जब 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम है 26-27 को, तो वो किस आधार पे किया जाएगा, वो सिर्फ पेपर का सरल कठिन उस आधार पे किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, बसों की व्यवस्था हो चुकी है, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तीज का त्यौहार है तो फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेशल सेंटर तक के लिए बस लगाई गई हैं। लगभग 800 बसों का प्रबंध किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगभग पता है, आप आए दिन न्यूज़ भी पढ़ते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि 10 गुणा के लिए आपका स्कोर शेप क्या रहेगा। देखो, इस पर थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले कई बार शायद बताया है, और लगभग आपको पता है कि किसी चीज की सफलता के लिए, किसी भी सफलता के लिए, जो चीज हमें नहीं आती है उसमें हम इंटरेस्ट यदि पैदा करते हैं तो ही हमें सफलता मिलती है। कोई चीज हमें आती है वो बार बार कितने पढ़ते रहो। ठीक है, कोई चीज नहीं आती है उस चीज को, अब कई बार तो हमने ये भी सुना है कि अब समय नहीं, अब तो रिवीजन का समय है। देखो, रिवीजन का समय क्या होता है? रिवीजन का समय तो ये भी होता है कि भाई जिसके जो जीएस है जो हमने पढ़ ली है उसको बार बार कुछ करंट पढ़े हम। बाकी तो जो चीज़ हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हरियाणा पॉलिटिकल, या जो भी जिसके जीएस जो हमने पढ़ा हुआ है उसको बार बार कितना भी पढ़ते रहो। ठीक है, हम एक आध क्वेश्चन यहाँ ठीक कर देंगे, एक आध कंफ्यूज में गलत कर देंगे। असली क्या होता है कि उन टॉपिक्स को तैयार करना। जैसे मैथ, किसी का एडवांस मैथ कमजोर है, कि हिंदी प्रैक्टिकली हिंदी है, पर्यायवाची है, अनेक शब्दों के एक शब्द है, विपरीतार्थी है, ठीक है, विलोमार्थी कह सकते हो, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, इंग्लिश की वैकब है, वैकबलरी, एंटोनियम, सिनोनियम्स है, मैथ का एडवांस मैथ है। क्योंकि ये जो आपका सीईटी है ये सी ग्रुप के लिए है, ना कि डी ग्रुप के लिए। तो डी ग्रुप का पेपर चूंकि आसान होता है, सी ग्रुप का पेपर, इसमें तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं, क्लर्क, ग्राम सचिव, पटवारी, और भी बहुत बेहतरीन पोस्ट हैं। तो उनके लिए, आपके लिए, उसमें मैंने सिलेबस देखा था आपका। तो मैथ में लगभग 15 क्वेश्चन में आपका एडवांस मैथ भी है साथ में। ठीक है, अर्थमेटिक भी है, अलजेब्रा भी है, ज्योमेट्री भी है, इंग्लिश में वैकअप भी है। ठीक है, 5-7 टॉपिक उसके ग्रामर के हैं, बाकी वैकबलरी है। हिंदी में बात करें तो ग्रामेटिक पोर्शन भी है, साथ में तत्सम तद्भव हो गए, शुद्ध शब्द छाटने हो गए। इसके साथ ही आपके पर्यायवाची हो गए, अनेक शब्दों के एक शब्द हो गए, अनेकार्थी हो गए, एकार्थी हो गए, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई। तो यहाँ प्रैक्टिकली हिंदी भी है। तो अब तो आपको उन, देखो, महान कौन होते हैं? जो कमियों पर काम करते हैं। आपको रियली उन चीजों को ज्यादा पढ़ना चाहिए जहां आपका जो स्कोर कम करती हैं, या अच्छा स्कोर नहीं बनने देती, उन चीजों को पढ़ने का अब आपके पास अवसर है। ये नहीं है
दिन 10 बज गए, 8 बज गए, अब तो हमें सिर्फ रिवीजन करना है, नई चीज नहीं सीख सकते। इस तरह की ये जो दकियानुसी विचार है, ठीक है, नेगेटिविटी है, इस चीजों को ज्यादा ध्यान मत दिया करो। देखो, कमियों को काम करोगे तो अच्छा स्कोर प्राप्त करोगे आप, और केवल जो चीज आती है उसको बार बार रिपीट करते रहो, वही वही जिले याद कर रहे हो बार बार वही। तो वो मेरे ख्याल से आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़नी है। तो थोड़ा सा हम सिलेबस पे चर्चा करेंगे पहले तो। देखो, सिलेबस में यदि मैथ की बात करूं तो मैथ जो आपका है वो 15 नंबर का है, लेकिन 15, अच्छा एक बात और मैं बार बार सुनता हूँ, अब आप 80 स्कोर कैसे करें, अब आप टाइम टेबल कैसे बनाएं, अब आप ये चीज कैसे करें, ठीक है। तो वास्तव में बच्चे इतने अबोध होते हैं, तो उनको यही नॉलेज नहीं होती है कि देखो, हर बच्चा क्या है कि सभी का अलग अलग सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है। अब किसी और की बताई हुई चीजें हम कैसे गेन कर लेंगे कि भाई आपको क्या करना है, आपका टाइम टेबल क्या होता है। इस संसार के सभी बच्चे जीनियस होते हैं, सभी अपनी अपनी प्रतिभाओं में दक्ष होते हैं, पारंगत होते हैं, कुशल होते हैं, ठीक है। सभी में अलग अलग स्किल होती है। किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है, साइंस स्ट्रीम का बच्चा है उसका मैथ साइंस बहुत अच्छा होता है। कोई आर्ट का बच्चा, उसकी हिंदी जीके जीएस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हम अपने अकॉर्डिंग ही तैयार, टाइम टेबल हमारे अकॉर्डिंग ही होता है। भाई किसी को रात को लेट तक पढ़ना बड़ा आनंद आता है, किसी को सुबह उठ के पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दोपहर दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। तो वो सभी के लिए टाइम टेबल अलग अलग होता है, वो चीज़ अपने हिसाब से। तुम किसी दूसरे को बोलो बगुला चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। हम किसी दूसरे को देख के अपना टाइम टेबल चेंज करें तो उससे क्या फायदा होना है। हमारे पास कितना समय पर्याप्त है, कब हम टाइम दे सकते हैं, और हमारी कमियां क्या क्या है, उन पे हम कैसे काम करें, ये चीजें बच्चे को खुद को देखनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैथ है 15 नंबर का है, तो इसमें लगभग एडवांस मैथ भी है। एडवांस मैथ की यदि मैं बात करूं, एडवांस मैथ की बात करूं, एपीजीपी हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इसमें कोऑर्डिनेट हो गया, बाइनोमियल हो गई, उसके बाद मैं बात करूं तो लॉगरिथम हो गई, ठीक है। उसके बाद वो क्या क्या बोलते हैं, क्रमचय, संचय, प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। कॉम्बिनेशन और वो कौन सा है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये 8-7 ऐसे टॉपिक है, अलजेब्रा हो गया। तो ये ऐसे टॉपिक है, ये स्पेशल उसमें आपका जो सिलेबस है उसमें निर्धारित है। ऐसा भी हो सकता है सी ग्रुप का सीईटी है, हो सकता है कि 10 क्वेश्चन एडवांस के आ जाए, 5 अर्थमेटिक के आ जाए, क्योंकि वो हम चैलेंज तो कर नहीं सकते, क्योंकि सिलेबस तो ऑलरेडी ऑलरेडी उसमें दिया गया है कि भाई ये सिलेबस में आपको पढ़ना है। तो ये जो मैथ है, कई बच्चे ऐसे हैं जो आर्ट के हैं जिनका एडवांस मैथ बहुत कमजोर होता है, ठीक है। जिनका अर्थमेटिक भी वो जैसे कुछ मेथड याद कर लेते हैं। तो इसमें स्कोर बनाने के लिए आपको कहाँ काम करना है। इंग्लिश में कुछ एक टॉपिक है, प्रीपोजिशन हो गई, ठीक है, इसके बाद नरेशन हो गई, पेसिव वॉइस हो गई, तो ये आर्टिकल हो गई, 5-7 ऐसे टॉपिक है। बाकी एडवांस आपकी वैकेबलरी हो गई, एंटोनियम सिनोनियम्स हो गया, तो 15 नंबर का ये हो गया। हिंदी में हमने खूब संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया क्रिया विशेषण खूब पढ़ा है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल हिंदी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। मुहावरे, लोकोक्ति, तत्सम तद्भव, शुद्ध अशुद्ध देखने पड़ेंगे, अनेकार्थी देखने पड़ेंगे, एकार्थी, पर्यायवाची, तो इस तरह की चीजें भी देखनी पड़ेंगी। बात यदि करें हम रीजनिंग की, रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल यानी 15 नंबर का है, तो 60 का तो यही हो गया। बाकी 25 की जो हरियाणा जी के जीएस है, तो इसमें आपके कम से कम 8-7-10 क्वेश्चन के लगभग करंट के भी आएंगे। तो कुछ एक बहुत हिस्ट्री पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा याद कर रखी उन्होंने, लेकिन करंट पे ध्यान नहीं देंगे, हरियाणा की योजनाओं पे ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो उनके कहीं न कहीं फिर पूरे नंबर नहीं बनेंगे। तो इनको कहाँ कमी है, करंट जी की आपकी कमजोर है, कहाँ नंबर कट सकते हैं। उसके बाद 15 नंबर की जो जीके जीएस कंप्यूटर साइंस सब कुछ आ लिया इसमें, ये इतनी वाइड वाइड है कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान आप दो ही ना, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ लिया वो आपके लिए पर्याप्त है। उसमें कुछ करंट के देखना चाहो तो 2024 के करंट के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी में अब इतना समय है नहीं तुम्हारे पास। तो फिलहाल फिलहाल बात करूं मैं, तो आपका जो ये 100 नंबर है, अब बात करें स्कोर की। तो स्कोर में देखो, मैंने बताया था कुछ आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं, कुछ साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं, कुछ हाँ, कॉमर्स के भी बच्चे हैं। तो यहाँ जिसका मैथ बहुत अच्छा है, जो 15 में 13, 14, 15 नंबर लेगा, तो कहीं का वो हिंदी में मार खाएगा, कहीं न कहीं वो इसमें इंग्लिश में मार खाएगा। किसी की हिंदी बहुत अच्छी है वो इंग्लिश में मार खाएगा। किसी का मैथ अच्छा है तो रीजनिंग उसकी अच्छी होगी। जिसकी हिंदी इंग्लिश अच्छी है उसका मैथ रीजनिंग कमजोर मिलेगा। जीके जीएस इसमें 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 15 में स्कोर कितना बनेगा, इसमें कोई इसकी केवल पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, ना कि 100% हम कह सकते हैं, क्योंकि पता नहीं, बहुत वाइड सब्जेक्ट है। हरियाणा जी के है, हमने बहुत अच्छी तैयार की, लेकिन करंट हमने नहीं पढ़ी, हमने इसकी योजनाएं नहीं पढ़ी, तो यहाँ भी मार खा सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है
कि यदि रिजर्वेशन का मामला होता है, वो फर्स्ट स्टेज पर यदि रिजर्वेशन दिया जाता है, तो कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो जनरल में फाइट करेंगे। तो जनरल में फाइट करेंगे तो कहीं न कहीं 10 गुना की जो आपकी कट ऑफ है जनरल की ज़्यादा जाएगी। तो लगभग मैं बात करूं तो 65 और 70 तक आपका जो जर्नल का अगर सीटी में स्कोर है, तो मे भी जर्नल में आप 10 गुना में उठेंगे कम से कम, छोटी मोटी पोस्टों में, कलर कुलर किसमें। और 70 प्लस है तो सारे लगभग सभी आप जितने भी प्रकार के जो पोस्ट आएंगी, वैकेंसीज आएंगी, तो 70 प्लस वाला तो जर्नल में सभी में उठेगा। लेकिन 65 तक इनका लेवल ठीक है, क्योंकि आसान पेपर नहीं होने वाला है। इसका एक रीजन ये भी है कि पहले एनटीए द्वारा लिया जाता था, अब एचएसएससी कंडक्ट करेगी। तो अब 2018 का डी ग्रुप का मैंने पेपर देखा था, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर है। तो अब पेपर आपका जो सी ग्रुप का सीटी का बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होने वाला है। तो इसमें आपके 65 से ऊपर नंबर जो बनेंगे वो बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। बाकी अलग सेकंड जो कैटेगरी बच गई, अदर कैटेगरी, तो 60 से 65, यानी कि 65 प्लस तो हर पोस्ट में उठेगा। और 60 से 65 तक लगभग मैक्सिमम बहुत से ऐसे विभाग हैं, डिपार्टमेंट है, उन वैकेंसियों में 10 गुना में वो फाइट करेगा, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है। तो ये पेपर को आपका जो स्टैंडर्ड है, ये आप डी ग्रुप से इसको कंपेयर ना करें। डी ग्रुप में तो केवल अर्थमेटिक आया था 15 का 15 क्वेश्चन, एक भी एडवांस मैथ का नहीं था। रीजनिंग बड़ी आसान थी, बड़ी आसान थी। ठीक है। हिंदी बड़ी आसान थी। इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा वैकेबलरी, बहुत क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया था। तो ये जो एग्जाम एचएसएससी कंडक्ट करेगी, आपका बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम होगा। मे बी चारों शिफ्टों में आपके अलग अलग एग्जाम भी हो सकते हैं। ठीक है। तो केवल आपके पास यदि 2025 में यदि आपको सरकारी सर्वेंट बनना है, गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, तो फिर आपको स्कोर लगभग जर्नल को 70 अप्रोक्सीमेट और 65 अप्रोक्सीमेट आपको ओबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस इनमें आपको लेने पड़ेंगे। और पेपर का स्तर बहुत अच्छा आएगा। अब 4 दिन लगातार हमारी 4 मैराथन क्लास है। आज हमारी कंप्लीट जो भी मैथ के एडवांस मैथ की क्लास है बहुत अच्छे तरीके से अभी स्टार्ट होने वाली है। अभी नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नेट स्टार्ट होते हमारी एडवांस मैथ की आएगी। कल बहुत अच्छी 6 से 7 घंटे की इंग्लिश की बहुत अच्छी क्लास होगी, और परसों बहुत अच्छी हिंदी की मैराथन होगी। और सैटरडे को हमारा लगभग 300 से 400 क्वेश्चन जो फटाफट अध्ययन हम करेंगे तीनों सब्जेक्टों का। तो चारों पीपीटी ऑलरेडी तैयार हैं। और फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।